हेलो स्वागत है आपका केसीसी एजुकेशन आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने भारत के भाग 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज भारतीय संविधान का भाग 4। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में भाग 1, 2, 3 कंप्लीट करा दिया है और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भाग 4, जिसका नाम है हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व। जी हाँ दोस्तों, भाग 4 का नाम राज्य के नीति निदेशक तत्व है और ये जो भाग है अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक, जी हाँ, आर्टिकल 36 to 51 तक हमारा ये पूरा भाग आपका विस्तृत है। अब इसको हम पढ़ें उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अर्थ होता क्या है। तो चलिए, सबसे पहले राज्य शब्द आपको पता ही है। हमने आपको राज्य शब्द आर्टिकल 12 में कंप्लीट करवाया था। हमने बताया था कि यहाँ पर राज्य का मतलब केवल सरकार से नहीं होता है, बल्कि अन्य प्रशासनिक विभागों से भी होता है, स्थानीय प्राधिकरणों से भी होता है, जो अपने आप में इस लेवल में सक्षम होते हैं कि वह नीतियों का निर्माण करते हैं और उन नीतियों को लागू करते हैं बिना किसी कंट्रोल के। वह स्वतंत्र रूप से उन नीतियों को बनाते भी हैं और लागू भी करते हैं। तो ऐसे प्राधिकरण और संस्थाओं या डिपार्टमेंट को भी राज्य का ही भाग माना जाएगा। ऐसा हमने आर्टिकल 12 में भी आपको क्लियर किया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पर राज्य का मतलब केवल राज्य सरकार या केंद्र सरकार से नहीं है, साथ ही अन्य मतलब राज्य की विधान, जो राज्य की हमारी क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका और केंद्र की कार्यपालिका। आसान भाषा में कहें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो राज्य के भाग में आती ही है, यानी कि राज्य के नाम से संबोधित होती हैं। साथ ही इनके कुछ अन्य डिपार्टमेंट जो इनसे संबंधित हैं, जो स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और स्वतंत्र रूप से कानूनों को लागू करते हैं, नीतियां बनाते हैं, उनको भी राज्य के संबंध में डिफाइन किया गया है भाग 4 के अंदर। और हमने इसको प्रॉपरली अनुच्छेद 12 में समझाया है, तो प्लीज आप एक बार पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा। दूसरी अगर हम बात करें तो नीतियां आपको पता है, कोई भी पॉलिसी बनाना। और निदेशक तत्व का मतलब है कि जब किसी नीति को बनाने के लिए डायरेक्शन दी जाए तो उसको कहते हैं दिशा निर्देश। तो दिशा निर्देश का मतलब है कि जब कोई गाइडलाइन आपको फॉलो करनी होती है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का मतलब हुआ कि जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार या अन्य कोई भी इनसे संबंधित डिपार्टमेंट जब क्या बनाएगा, नीतियों का निर्माण करेगा, तो कुछ गाइडलाइन को फॉलो करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो संविधान की प्रस्तावना में ये बात डिफाइन कर दी गई है, बता दी गई है कि हमारे जो राज्य का स्वरूप होगा वो लोक कल्याणकारी होगा, जिसके माध्यम से हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करेंगे समाज के अंदर। तो इसी के आदर्शों को मानते हुए हमने भाग 4 रखा। ये जो भाग 4 है, ये गांधी जी की गांधीवादी विचारधारा से भी प्रेरित लगेगा आपको, और नेहरू जी की समाजवादी जो विचारधारा थी उससे भी आपको प्रेरित लगेगा। तो ये है हमारा पूरा का पूरा भाग 4। इसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारियां देख लेते हैं। यानी कि पहला देखिएगा जरा फास्ट, इसका थोड़ा परिचय कि राज्यों द्वारा जब नीतियां बनाई जाती हैं, नीतियों का निर्माण किया जाता है, तो उस समय पर कुछ दिशा निर्देश होते हैं, कुछ सीमा या कुछ दायरे होते हैं, उनके दायरे में रहते हुए इनको नीतियां बनानी होती हैं। देश के शासन में दिशा निर्देश दिए जाते हैं, यानी कि जब देश का शासन ये लोग संभालते हैं, देश का प्रशासन और शासन संभालते हैं, तो वहां पर इन लोगों को कुछ दिशा निर्देश, कुछ गाइडलाइन होती हैं जिनको इनको फॉलो करना होता है, जो कि भाग 4 के अंतर्गत विस्तारित होती हैं। आसान भाषा में कहूं तो जब भी कोई नीति बनाएंगे ना और उनको लागू करेंगे, तो उनको लागू करते समय इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। एक एग्जांपल समझिए
कि ऐसा कोई भी नीति नहीं बनाया जाएगा जिससे लोगों को तकलीफ हो। तकलीफ का मतलब है एक तरीके से हमारा एक था ना पुलिस शासन, जैसे ब्रिटिश काल में था, तो शोषण नहीं किया जाएगा किसी का, यानी कि एक तरीके से आक्रामक रूप नहीं अपनाया जाएगा, दमनकारी रूप नहीं अपनाया जाएगा सरकार के लिए, इसीलिए इनकी व्यवस्था की गई है। साथ ही सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक या राजनीतिक विकास भी किया जाएगा। हमारे यहाँ पर लोकतंत्र को विकसित करने के लिए ये दिशा निर्देश देता है। साथ ही एक राज्य को कल्याणकारी स्वरूप धारण करना है, ना कि पुलिस राज्य का हमको रूप धारण करना है जैसे कि ब्रिटिश काल में था। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो ये जो दिशा निर्देश हैं ये केवल नैतिक आधार हैं। ध्यान रखिएगा, राज्य इनको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट में या न्यायालय में ये वाद योग्य है। वाद योग्य मतलब आप जाकर वहां पर बहस नहीं कर सकते हैं या इनका हवाला देते हुए आप केस दर्ज नहीं कर सकते, और कर भी दिया तो मान्य नहीं होगा, क्योंकि इनको लागू करने की शक्तियां इनके विवेक पर है। किसके? एक तरीके से राज्य के विवेक पर हैं कि ये इनको फॉलो करते हैं या इनको लागू करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। इसलिए क्या है, ये नैतिक आचरण है इनके या नैतिक आधार के ऊपर डिपेंड करता है। एक और बात कि न्यायालय में ये वाद योग्य नहीं है, यानी कि आप इनको लेकर इनके उल्लंघन पर, जैसे आपके मौलिक अधिकारों को किसी ने उल्लंघित किया, छीना या खंडित किया, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे कि मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करो। तो इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो हमारी सरकार है वो बाध्यकारी नहीं है। एक और बात, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे आयरलैंड, जी हाँ आयरलैंड जो देश है वहाँ से लिया गया है, वहाँ के संविधान से हमने हमारे संविधान में शामिल किए हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। आगे अगर हम बात करें तो मूल अधिकार यानी कि भाग 3 और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग 4, इनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, मैंने पहले ही बताया था कि आत्मा और हृदय कहा है किसको? मूल अधिकारों को। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इन्होंने कहा है कि ये भारतीय जो संविधान है उसका दर्शन है। तो भारतीय संविधान की आत्मा और दर्शन कहा है भाग 3 और 4 को किसने? अम्बेडकर महोदय ने। अगर हम यही बात करें तो भाग 3 और भाग 4 को एक और महोदय हमारे हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका नाम है ग्रेविन ऑस्टिन। इन्होंने कहा है कि ये हमारा मूल आत्मा है संविधान की, ये भारतीय संविधान की मूल आत्मा मानी गई हैं। चलिए एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको हमारा अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। इनको शॉर्ट में इसका डी, इसका पी और इसका हमारा एस और इसका हमारा पी, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है हमारा डीपीएसपी। ठीक है ना, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो याद रखिएगा, इसको क्यों मैंने बताया आपको ये डीपीएसपी, क्योंकि इसकी मतलब ये जो हमारा भाग 4 है इसको मुख्य रूप से शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहते हैं, तो मोस्टली लोग जो रहते हैं इसी नाम से इनको बुलाते हैं। चलिए आई होप आपको ये प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब क्या है। अब बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो पहला आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल 36 यानी कि अनुच्छेद जो 36 है, आर्टिकल 36 ये डिफाइन करता है परिभाषा। किसकी परिभाषा? तो देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जब राज्य नीति बनाएगा और कानून बनाए जाएंगे तो इनको प्रभावी यानी कि लागू करते समय इन तत्वों का राज्य, यहां पर राज्य आएगा, राज्य ध्यान रखेगा। प्लीज याद रखिएगा कि नीति और कानूनों को प्रभावी बनाते समय इन तत्वों का राज्य ध्यान रखेगा। किन तत्वों का? जो भाग 4 में है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहां पर एक शब्द आया है राज्य। तो राज्य किसको माना जाए? तो राज्य मानने के लिए यहां पर बताया गया है मुख्य रूप से मोटी मोटी 4 संस्थाओं के बारे में। एक तो राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार और तीसरा हमारा स्वतंत्र कुछ प्रशासनिक निकाय, साथ ही कुछ स्थानिक हमारे प्राधिकरण जो काम करते हैं। इनको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि राज्य सरकार यानी कि राज्य विधायिका, राज्य की हमारी
कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका या केंद्र की विधायिका, साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संबंधित जो विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी वाले और स्थानीय कुछ प्राधिकरण हैं जो अपने आप में नीति बनाने के लिए और लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं बिना किसी दबाव के, तो उनको भी राज्य की परिभाषा में, यानी कि राज्य उनको भी कहा है, केवल राज्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नहीं, इनको भी हमारा राज्य के नाम से डिनोट किया गया है या संबोधित किया गया है हमारा आर्टिकल 36 के माध्यम से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा क्या कहता है आर्टिकल 36, ये बताता है कि जब राज्य नीति और कानून बनाएगा तो जो दिशा निर्देश हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाएगा। तो यहाँ पर राज्य की परिभाषा बताई गई है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 37 की। तो अनुच्छेद 37 कहता है कि इस भाग, कौन से भाग में, भाग 4 में, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, यानी कि इस भाग में जो भी अंतर्विष्ट तत्व हैं, यानी कि जितने भी तत्व शामिल हैं, जितने भी दिशा निर्देश शामिल हैं, उनको लागू करने का कार्य किसका होगा, राज्य का होगा। उनको लागू करने का जो कर्तव्य है या कार्य है वह राज्य सरकार का होगा। आर्टिकल 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की, पॉइंट टू बी नोटेड, कि जो हमारा राज्य है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए या अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी कि हमारे समाज में लोगों के बीच में जो राज्य है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा। वहां पर सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जैसे अगर कोई भी सरकारी पद धारण करता है, एक समान योग्यता वाला व्यक्ति, चाहे वो महिला है और चाहे वह पुरुष है, तो जब वह कोई पद धारण कर रहा है समान योग्यता के आधार पर, समान जो हमारा स्तर की पोस्ट है या कोई भी समान पोस्ट है, तो वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी आय का प्रावधान समान रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। सुविधाएं भी उनको समान मिलेंगी, प्रतिष्ठा भी समान मिलेगी और अवसर की समानता भी मिलेगी। ऐसा हमारा स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य की होगी। तो आई होप आपको आर्टिकल 36 जो राज्य की परिभाषा बताता है, आर्टिकल 37 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, कर्तव्य है उसका, और आर्टिकल 38 कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगा, अर्थात न्याय व्यवस्था को बनाए रखेगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 38 और भाग 4। इसके आगे की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी समस्या है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।